सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाज़रीन बखूबी मेहनत कर रहे होंगे। वैसे तो जाड़ा शदीद है, सख्त ठंडी है, लेकिन फिर भी अपने मकसद को पाने के लिए और अपने मकसद के हुसूल के लिए आदमी अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहता है और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा कोशा रहता है। इसीलिए ठंडे में आप लोग जम करके मेहनत करें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और हमेशा आपका जहन उधर ही रहे। मैं ज़्यादा इस तरफ मैं बातें नहीं करूँगा, अपने मकसद की तरफ मैं अब आ रहा हूँ और अपने मुद्दा की तरफ मैं लौटता हूँ। आगे आज जो मुझे पढ़ाना है, पहली ज़बान की तहसील के मराहिल। पहली ज़बान की तहसील के मराहिल, और इसके बाद जो आएगा फिर दूसरी ज़बान की आमोजिश के मराहिल। दूसरी ज़बान की आमोजिश के मराहिल, और फिर बात आगे आएगी तदरीसी ज़बान के मकासिद। 3 बातें हो गई, है ना। पहली बात क्या हुई? पहली ज़बान की तहसील के मराहिल। पहली ज़बान जैसे ही मैंने आपके सामने बोला, आपको बात समझ में आ गई होगी कि पहली ज़बान जो बोली जा रही है, यहाँ मादरी ज़बान की बात होगी, यहाँ मातृभाषा की बात होगी, मदर टंग की बात होगी। यहाँ पर पहली ज़बान तहसील के मराहिल, किन किन चरणों के बाद कौन कौन सा मरहला आता है। क्या बच्चा पहली ही ज़बान में बोलना शुरू कर देता है? सारी बातें नहीं, उसके मराहिल होते हैं, चरणबद्ध जिसको कहा जाए, चरणबद्ध जिसको कहा जाए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी बात आती है। बहरहाल, और दूसरी ज़बान के आमोजिश के मराहिल, जैसे मैंने दूसरी ज़बान बोला, फ़ौरन आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है। और सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो उसकी तहसील नहीं होती है, उसकी क्या होती है? आमोजिश होती है। दूसरी ज़बान की क्या होती है? अर्जन नहीं होता है, उसका अधिगम होता है। पहली ज़बान की तहसील के मराहिल, दूसरी ज़बान के आमोजिश के मराहिल, और फिर तदरीस ज़बान के मकासिद। इसका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है इसका, है ना। तदरीस ज़बान, ज़बान को पढ़ाने का, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, क्या मकासिद है, उन मकासिद को बयान किया जाएगा। आइए हम पहली पहली ज़बान की तहसील के मराहिल के बारे में जो है बात करते हैं। स्टेज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए, पहले ही आया है, स्टेज से माना होता है, स्टेज माना मरहला, उसी में उसकी जमा हो गया आपका मराहिल, है ना। ये आपका क्या है? स्टेज। इसका क्या है? ये आपका मरहला। इसको क्या कहेंगे? मरहला। ये तो आपका वाहिद हो गया, लेकिन इसी के आपका क्या आ जाएगा? मराहिल। मराहिल ये जमा है।
ये पहला वाला वाहिद है, ये आपका जमा है। इसका माना चरण है ना, चरणों में, यानी स्टेज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। चलिए बात हो गई। पैदाइश के बाद बच्चा अचानक ही जबान और उसके कवायद से वाकिफ नहीं होता, जाहिर सी बात है। अभी वो बच्चा, नौमौलूद बच्चा जो अभी दुनिया में आया है, जबान से क्या वाकिफ होगा? अभी जबान से क्या वाकिफ होगा? है कि नहीं है? जबान से वाकिफ नहीं होता, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है। जबान से वाकिफ होना एक मुसलसल सतत जो है, मुसलसल क्या है? वो अमल है जिसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। जिसके क्या हैं? मुख्तलिफ मराहिल हैं, जिसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। इन मराहिल से गुजरते हुए बच्चा जबान पर उबूरियत हासिल करता है। जबान पर क्या करता है? उबूरियत हासिल करता है। इन मराहिल से गुजरते हुए, इन मराहिल से, इन चरणों से, इन स्टेज से गुजरते हुए बच्चा क्या करता है? जबान पर उबूरियत। उबूरियत का माना देखिए, एक लफ्ज यहां पर क्या आया है? उबूरियत हासिल करता। उबूर माना कंट्रोल करता है, उस पर वो हावी होता है, उस पर वो दस्तरस हासिल करता है, उस पर वो क्या करता है? दस्तरस हासिल करता है। तो क्या बात हो गई? ये मराहिल तरतीबवार हैं, समझिएगा। बच्चा जो नौमौलूद बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, वो अभी जबान से वाकिफ नहीं हुआ है, लेकिन जब जबान से वाकिफ होगा तो तरतीबवार ना होगा। पहले 6 माह का जो मरहला है उसको पूरा करेगा, फिर 9 महीने का है, फिर 18 महीने का, फिर 24 महीने का, फिर 30 महीने का है। जैसे जैसे मराहिल आते जाएंगे, उन मराहिल को वो, उन मराहिल से गुजरता जाएगा और उस पर वो उबूरियत, और उस पर वो उबूरियत हासिल करता जाएगा। उस पर क्या करेगा? दस्तरस, उस पर कंट्रोल, काबू पाता जाएगा, उस पर उबूरियत हासिल करता जाएगा। ये मराहिल तरतीबवार हैं। क्या हैं? तरतीबवार हैं। बच्चे मुख्तलिफ उम्र में इस मराहिल से गुजरते हैं। मुख्तलिफ उम्र में, मुख्तलिफ उम्र में, है ना, इस मराहिल से क्या करते हैं? गुजरते हैं। ठीक, आगे चलिए। सबसे पहला मरहला जो आ रहा है, सबसे पहला बोलने से कब्ल का मरहला। कब्ल माना पहले आता है, कब्ल माना पहले होता है। बोलने से कब्ल का मरहला क्या है? क्विंग। इस मरहले का नाम क्या है? कुविंग है इस मरहले का नाम। ये कब से कब तक है? 4 माह। प्री टॉकिंग स्टेज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री टॉकिंग स्टेज इसको कहा जाता है ना। ये कब है? 4 माह से ये शुरू होता है। 4 माह से शुरू होता है। जब 4 माह से शुरू होता है, ये कुविंग इसको कहा जाता है। देखिए, प्री टॉकिंग स्टेज। 6 हफ्ता के बाद, 6 हफ्ता के बाद बच्चा क्विंग शुरू कर देता है। इब्तिदा में वो सिर्फ हर्फ इल्लत की आवाजें निकालता है, सिर्फ हर्फ इल्लत की आवाजें निकालता है। हर्फ इल्लत क्या है? आप समझेंगे हर्फ इल्लत क्या है, बहुत जानते भी हैं। क्या है वो? वाविल को हर्फ इल्लत कहा जाता है, जो उर्दू में वाव अलिफ या 3 हर्फ वाविल हैं, हुर्फ इल्लत हैं। हुर्फ इल्लत कितना उर्दू में? 3 है। वाव अलिफ या, जिसका मजमुआ वाई होता है, जिसका मजमुआ वाई होता है, और उसी को आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है? AEIOU। ये क्या है? आपका वाविल है, उसी को हुर्फ इल्लत कहा जाता है। अब आप देखिए, उर्दू में 3 है, जिसका मजमुआ माने जब उसको संग्रह कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? वाव अलिफ या का संग्रह क्या बन जाएगा? वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाई बन जाएगा। 6 हफ्ता के बाद बच्चा क्विंग शुरू कर देता है। इब्तिदा में वो सिर्फ हर्फ इल्लत की आवाजें निकालता है। ठीक, 4 महीने के बाद उसकी आवाज में हर्फ सही भी जुड़ जाते हैं। हर्फ सही, कंसोनेंट, वो वाविल हो गया और ये क्या हो जाएगा? कंसोनेंट हो जाएगा। इसमें हर्फ सही भी जुड़ जाता है। ये आवाजें जो जिसको इसका, इस मरहले का नाम क्या मैंने बताया? कुविंग। इस मरहले का नाम क्या है? कुविंग है। तो ये आवाजें कू 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 की तरह सुनाई देती हैं। ये आवाजें कैसे? कू कू की तरह सुनाई देती। यानी 4 महीने का जो बच्चा होता है, और वहाँ जो पहला उसका प्री टॉकिंग स्टेज जो है, पहला मरहला, उसमें जो आवाज़ें निकालता है बच्चा, कैसे निकालता है? कू कू की आवाज़ें निकालता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? हर्फ इल्लत की आवाज़ें निकालता है। 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर इसमें कहते हैं कि हुर्फ सही भी जुड़ जाता है। और हुर्फ सही क्या है? तो कंसोनेंट हैं। इसको हर्फ सही उर्दू में कहा जाता है, और वाविल को हर्फ इल्लत कहा जाता है उर्दू में। अब आप आइए दूसरा मरहला। दूसरा मरहला आपका बबलिंग का है। दूसरा मरहला बबलिंग का है। याद रखिएगा, इन
पहली ज़बान की तहसील के मराहिल से भी क्वेश्चन आता है, इसको आप हल्के में लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, और जहां पर आपको कोई तरद्दुद महसूस हो, कोई डाउट हो, तो हम उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बबलिंग का मरहला, बबलिंग है ना, ये कब से कब तक है? 6 से 8 माह। बबलिंग का मरहला कब से कब तक है? 6 से 8 माह तक है। इसमें क्या होता है? इसको बबलिंग स्टेज कहा जाता है। बबलिंग स्टेज कहा जाता है। 6 माह की उम्र में बच्चे हरफ इल्लत और हरफ सही मिलाकर, दोनों को हरफ इल्लत और हरफ सही मिलाकर आवाज़ें निकालते हैं। जैसे जिसे जिसे बबलाना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बबलाना कहते हैं। बाबा, अब कहेगा कि इसमें क्या मिला है? तो ये बा जो देख रहा है, सिर्फ बा, ये आपका कंसोनेंट है। इसमें अलिफ मिला दिए तब ना बा बना, तो कंसोनेंट और वावेल दोनों ने मिलकर के बना। ये हो गया आपका बाबा, मामा, दादा, नाना वगैरह। देख रहे हैं दोनों में, सब में क्या है? हरफ इल्लत और कंसोनेंट मिला हुआ। बा, अलीफ के बाद बा के बाद उसमें अलिफ मिला है। कंसोनेंट वावेल दोनों मिला हुआ है। ना, कंसोनेंट वावेल दोनों मिला हुआ है। दादा, कंसोनेंट वावेल दोनों मिला हुआ है। मामा, कंसोनेंट वावेल दोनों मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि जिसे बबलाना कहते हैं, और गोया के 6 से 8 महीना, 6 से 8 महीने की उम्र में बच्चा बाबा, दादा, नाना, मामा इस तरह से बोलना शुरू कर देता है। इस मरहला को क्या बोलते हैं? बबलाना कहते हैं। इसी को बबलिंग का मरहला कहते हैं। कौन सा मरहला? बबलिंग का मरहला कहते हैं। निकालते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब तीसरा मरहला, तीसरा एक लफ्ज का मरहला। तीसरा में कौन सा है? एक लफ्ज का मरहला। इसको याद रखिए, 1 वर्ड स्टेज, क्योंकि नीचे आ रहा है आपका 2 वर्ड स्टेज। तो तीसरा वाला को आप अपने जहन में 1 वर्ड स्टेज का भी आप जो है अपने जहन में सेटिंग कर सकते हैं कि एक, क्योंकि यहां पर कब एक लफ्ज का मरहला, एक लफ्ज का मरहला, बात हो गई 1 वर्ड स्टेज का मरहला है ना। इसमें क्या है? ये कब से कब तक है? वो तो आपका था बबलिंग का मरहला, कब से कब तक था? 6 से 8 महीने तक का था। अब ये जो आपका शुरू हो रहा है 9 से 18 महीने का तीसरा मरहला, तीसरा चरण जो आपका शुरू हो रहा है, ये 9 कब से है? 9 से 18 महीने का मरहला है। कहते हैं तकरीबन 9 माह की उम्र में बच्चा तकरीबन पहला लफ्ज बोलता है। पहला 9 माह की उम्र में तकरीबन बच्चा क्या करता है? पहला लफ्ज बोलता है। लफ्ज आप जानते हैं किसको कहते हैं? चंद हरूफ से मिल करके एक लफ्ज बनता है। चंद हरूफ से, मिसाल के तौर पर आप कोई भी आप ले लें, चंद हरूफ से लड़का, लड़का चंद हरूफ से मिलकर के बन रहा है। आपको भी कुछ भी ले ला, कलम, काफ लाम मीम, चंद हरूफ से मिलकर के बन रहा है। कलम एक लफ्ज है, लेकिन ये काफ लाम मीम से बना है। कहने का मतलब है कि लफ्ज जो बनता है हरूफ से मिलकर के बनता है। अब क्या कह रहे हैं कि तकरीबन 9 माह की उम्र में बच्चा तकरीबन पहला लफ्ज बोलता है, पहला शब्द बोलता है। तकरीबन 1 साल की उम्र में ऐसे बहुत से अल्फाज बोलने लगता है। पहले तो क्या बोलता है? लफ्ज, और लफ्ज के बाद धीरे धीरे कहते हैं 1 साल की उम्र में बहुत सारे अल्फाज। अब लफ्ज क्या? मजमुआ, चंद, जब बहुत सारे लफ्ज रहेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? अल्फाज ना बन जाएंगे, क्योंकि जुमला जो बनता है, सेंटेंस जो वाक्य जो बनता है, ये चंद लफ्जों से बनता है। चंद लफ्जों का मजमुआ और मुरक्कब को जुमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद लफ्जों के मजमुआ और मुरक्कब को जुमला कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस में क्या एक ही शब्द होता है, एक ही लफ्ज होता है, वर्ड नहीं। चंद लफ्जों, चंद बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर के क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। बहरहाल तकरीबन 1 साल की उम्र में ऐसे बहुत से अल्फाज बोलने लगता है। इस मरहला में एक अकेला लफ्ज ही पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है। एक अकेला लफ्ज। अब क्या है? इस उम्र में देखिए बच्चा जब जाता है, मिसाल के तौर पर उसे पानी मांगता है, बच्चा पानी मांगता है, क्या बोलता है? मम, मम, है ना। तो जब बच्चा मम जब बोलता है तो माँ क्या होती है? माँ समझ जाती है कि बच्चा क्या मांग रहा है? पानी मांग रहा है। तो सिर्फ बच्चा क्या बोला? मम बोला। क्या बोला? मम बोला। लेकिन माँ वो बच्चा का एक वर्ड यानी मम पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है, पूरे जुमले की तरफ नुमाइंदगी, इशारा करता है कि मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए। इस मरहला में एक अकेला लफ्ज ही पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है, यानी मुझे पानी दे दो के बजाय बच्चा सिर्फ पानी या मम मम बोलता है। क्या बोलता है? मम मम बोलता है। इसे एक लफ्ज का क्या कहते हैं?
मरहला कहते हैं, एक लफ्ज़ का मरहला कहते हैं। पता ये चला कि तीसरा जो मरहला है एक लफ्ज़ का मरहला, ये मरहला जो है आपका एक लफ्ज़ का मरहला होता है और बच्चा इसमें एक लफ्ज़ ही बोलता है और वही पूरे जुमले की क्या करता है, नुमाइंदगी करता है। वही एक लफ्ज़ पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है और इसको क्या कहते हैं, एक लफ्ज़ का मरहला कहते हैं, एक लफ्ज़ का मरहला कहते हैं। अब आइए चौथा मरहला, यह आपका दो अल्फाज का मरहला है। यह आपका दो अल्फाज का मरहला, पहला मरहला कुविंग का मरहला, दूसरा मरहला बबलिंग का मरहला, तीसरा मरहला वन वर्ड स्टेज का मरहला जिसमें बच्चा एक लफ्ज बोलता है और पूरे जुमले की उसमें क्या होती है, नुमाइंदगी होती है, तीसरा मरहला। चौथा मरहला दो अल्फाज का मरहला, चौथा मरहला दो अल्फाज का मरहला। द टू वर्ड स्टेज यहां पर आया है। ये कब से कब तक है आपका, देखिए ये भी याद रखना है कि कौन सा मरहला कितने कब तक का है, कौन सा मरहला कितने तक का है। पहला मरहला कितने है, 4 से, पहला मरहला जो है, पहला मरहला जहां से वो कुओं शुरू करता है ना, 4 से कितना, 8 महीना है ना। पहला मरहला जो आपका है, पहला मरहला क्या है, 4 माह। 4 पहला मरहला 0 से 4 कह लीजिए, है ना, 4 माह। 4 माह में बच्चा क्या करता है, कुविंग शुरू करता है। एक महीना का बच्चा कुकिंग शुरू कर देता है, 2 का महीना शुरू कर देता नहीं, कब से करता है, तो 4 माह से ही ना उसका स्टार्ट हुआ। 0 से 4 माह का ये मरहला नहीं कहा, 4 माह में बच्चा कुकिंग शुरू करता है, कुकिंग शुरू करता है। तो 4 महीना ये हुआ। उसके बाद जो है सो आपका दूसरा का है 6 से 8, दूसरा 6 से 8 है, और तीसरा आपका है 9 से 18। तीसरा कौन, 9 से कितना है, 18। और उसके बाद चौथा मरहला आपका कितना है, 18 से 24। ध्यान में इसको ये रखिएगा, मरहला को याद रखना है। चौथा मरहला आपका जो है 18 से 24। इस मरहले में बच्चे छोटे छोटे जुमले जो कि 2 लफ्जों से मिलकर बने होते हैं, 2 लफ्जों से मिलकर बने होते हैं, बोलते हैं। पहले जहां एक लफ्ज जैसे पानी पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता था, अब इसके साथ फेल भी जुड़ जाता है। यानी अब बच्चा कहता है मुझे पानी दे दो। अब क्या कहता है बच्चा, मुझे पानी दे दो। इसके पास तकरीबन 50 लफ्जों का मजमुआ होता है। यह चौथा मरहला, चौथे मरहले की बात है, जिसको क्या कहा जाता है, 2 अल्फाज का मरहला, 2 वर्ड स्टेज कहा जाए, 2 वर्ड स्टेज कहा जाए। चौथा मरहला 2 अल्फाज का मरहला। इसमें क्या बोलते हैं कि 2 लफ्जों से मिलकर बने होते हैं, 2 लफ्जों से मिलकर बने होते हैं। पहले जहां एक लफ्ज जैसे पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता था, अब उसके साथ फेल भी जुड़ जाता है। यानी अब बच्चा कहता मुझे पानी दे दो, मुझे क्या दे दो, पानी दे दो। इसके पास तकरीबन 50 लफ्जों का मजमुआ होता है। तो गोया के ये कहा जाए कि तीसरा मरहला जो था 1 वर्ड स्टेज, जिसमें एक लफ्ज पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता था। ये याद रखिए, 1 वर्ड स्टेज में एक ही लफ्ज है, पूरे जुमले की नुमाइंदगी हो रही है। और दूसरा जो आपका चौथा है वो 2 अल्फाज का मजमुआ है। कहते हैं इसमें क्या है, इस बच्चा जब बोलता है तो इस जुमले के साथ फेल भी जुड़ जाता है, फेल भी जुड़ जाता है। जैसे क्रिया कहते हैं, जैसे वर्ब कहते हैं आप कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। और साथ ही साथ कहते हैं कि अब बच्चे के पास तकरीबन 50 अल्फाज का मजमुआ होता है, 50 अल्फाज का एक संग्रह होता है कि नहीं, एक संग्रह होता है मजमुआ, जिसको उसी को मजमुआ को ही संग्रह कहा जाता है। 50 अल्फाज का एक क्या होता है, मजमुआ होता है। और अब बच्चा बोलने के साथ फेल भी उसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। बात हो गई है। अब आइए आपका 5वां मरहला, टेलीग्राफी मरहला, टेलीग्राफिक स्टेज है। ये कब से कब है, 24 से 30 माह। ये कब से है, 24 से 30 माह, है ना, 24 से 30 माह का ये मरहला है। इस मरहला में बच्चा जुमला को बोलने के 2 से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करता है, 2 से ज्यादा अल्फाज, है ना। जुमलों में आने वाले ने, से, को वगैरह को बच्चा इस्तेमाल नहीं करता। अभी ने, से, को वगैरह को बच्चा क्या करता है, इस्तेमाल नहीं करता। यानी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल अभी वो करने पर उसकी जबान अभी कादिर नहीं होता है, वो उस पर नहीं, उसको नहीं बोल पाता है। से, ने, को, में, ये सब बच्चा अभी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। कौन सा में, टेलीग्राफिक में, 5वां मरहला।
अजमल का भाई मुझे डब्बा में बंद कर देगा। देखिए, अजमल का भाई मुझे डब्बे में बंद कर देगा को बच्चा कहता है अजमल भाई डब्बा बंद। क्या बोलता है बच्चा? अजमल भाई डब्बा बंद। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि अजमल भाई मुझे डब्बा में बंद कर देगा। मुझे डब्बा में का लफ्ज आया, मैं बच्चा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है ना, तो क्या करता है? बंद कर देगा। इस मरहला में बच्चा बड़ों की तकलीद करता है। इस मरहला में बच्चा बड़ों की तकलीद करता है। मैंने कहा था तकलीद का लफ्ज आएगा। तकलीद का मतलब क्या होता है? तकलीद का मतलब होता है बच्चा उसको क्या करता है? कॉपी करता, नकल करता है, उसके पीछे चलना। तकलीद का माना होता है पीछे चलना। पीछे आप बोले, हम आपका नकल किया, आपके पीछे चल रहे हैं। आपने कोई सा भी काम किया, हम आपकी तकलीद करने लगे, हम आपके पीछे चलने, आपको फॉलो करने लगे हम, है ना। तो तकलीद का मतलब ये होता है। इस मरहला में बच्चा बड़ों की नकल करता है, बड़ों की तकलीद करता है, किए हुए काम के पीछे चलने लगता है और जुमलों को छोटा करके बोलता है। इस मरहला में, टेलीग्राफी मरहला में देखिए, ये आप कब से कब तक है? पांचवा मरहला 24 से 30 महीने का मरहला है। 24 से 30 महीने का ये मरहला है। आगे चलिए आप, लंबे जुमलों का मरहला, छठा स्टेज जो है, छठा स्टेज आपका लंबे जुमलों का मरहला है ना। लंबे जुमलों का मरहला, आप लंबे जुमलों, छठा स्टेज लंबे जुमलों का, इसमें क्या होता है आप जानते हैं? बता ही रहा है, लंबे जुमलों का मरहला, यानी बच्चा अब इसमें लंबा लंबा जुमला बोलने लगता है, बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलने लगता है। अब वो जुमला बनाने पर क्या होता है? वो कादिर हो जाता है और बोलने लगता है। लंबे जुमलों का मरहला, लेटर मल्टीवर्ड स्टेज, लेटर मल्टीवर्ड स्टेज, ये कब से है? 30 प्लस का है। आपका छठा मरहला कब से कब तक का है? 30 प्लस का है, यानी 30 से आगे का, जितना हो जाए 32, 34, 35 जो भी है, बहरहाल 30 प्लस का है। कहते हैं इसमें क्या होता है? वक्त के साथ बच्चों की लोगत, ये देखिए लोगत, लोगत क्या है? लोगत कहते हैं जबान को, लोगत कहते हैं जबान को। लोगत में इजाफा हो जाता है और जुमलों में अल्फाज की तादाद बढ़ जाती है। और जुमलों में क्या होता है? अल्फाज की, अब जो बड़ा बड़ा जुमला बोलने लगा ना, छोटा जुमला बोलेगा तो कम अल्फाज का बनेगा, और बड़ा जुमला बनेगा तो ज्यादा अल्फाज उसमें आएगा। जाहिर सी बात है, कहता है जुमलों में अल्फाज की तादाद बढ़ जाती है और जो सफर इस्म से शुरू हुआ था उसमें फेल, है ना, जमीर, सिफत, जिन्स, मुतजाद और मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं? जुड़ने लगते हैं। ये सारे उसमें क्या होते हैं? जुड़ने लगते हैं। ये तो बात हो गई आपकी, है ना, पहली जबान की तहसील के मराहिल की। पहली जबान जिसे आपका मादरी जबान बोलते हैं, पहली जबान बोलते हैं, उसकी तहसील के क्या क्या मराहिल होते हैं? पहला मरहला आपका क्या हुआ? कुविंग का मरहला हुआ। दूसरा मरहला बबलिंग का हुआ। तीसरा मरहला वन वर्ड स्टेज का हुआ। और चौथा मरहला टू वर्ड स्टेज का हुआ। पांचवा मरहला टेलीग्राफी का मरहला हुआ। और छठा मरहला लंबे जुमलों का मरहला हुआ। छठा मरहला लंबे जुमलों का मरहला हुआ। तो ये 6 मराहिल हैं। पहली जबान की तहसील के जो मराहिल हैं, चरणबद्ध जो एक दूसरे के बाद आता है, ये कुल कितने हैं? 6 हैं। और लास्ट वाला क्या है? लंबे जुमलों का मरहला है। आपको याद रखना है, और कब से कौन सा मरहला है, कितने से कितने महीना, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है, ताकि आपको अगर ये पूछा जाए आप फट से उस पर आसानी से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको आप जो है बना सकते हैं। बहरहाल अब आइए हम चलते हैं दूसरी जबान, यानी दूसरी जबान जो आपका दूसरी जबान की आमोजिश के मराहिल। दूसरी जबान की आमोजिश के मराहिल, इसमें क्या होता है? कहता है पहला खामोश या तहसीली मरहला। पहला क्या है? खामोश या तहसीली मरहला। इस मरहला में आमोजगार, आमोजगार, देखिए आमोजगार का लफ्ज आ रहा है, इतना याद रखिए। आमोजगार का माना तो है लर्नर, है ना, और इसी को कहा जाए कि अधिगम करता। आमोजगार की हिंदी क्या हो जाएगी? अधिगम करता, अधिगम करने वाला, लर्नर सीखने वाला, आमोजगार ही को आमोजगार को सीखने वाला कहा जाता है। याद रखिएगा, आमोजगार की हिंदी अधिगम करता, है ना। मरहला कहता है इस मरहला में आमोजगार, है ना, इन्हीं जबान के अल्फाज को सीखने और नए अल्फाज को बोलने की मश्क में वक्त सर्फ करता है। जाहिर सी बात है कि
ये कौन सी जबान है? दूसरी जबान है। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, आप इंग्लिश जबान को अपने जहन में बसा लीजिए, वो सेकंड लैंग्वेज है मेरा, इंग्लिश जबान मेरा सेकंड लैंग्वेज है। अब सेकंड लैंग्वेज को हमें हासिल करना है तो किस आधार पर हासिल करना है, हमें क्या क्या किन मराहिल से हमें गुजरना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा है जो समझिए कि अपनी मादरी जबान लेकर के वो पला बढ़ा, लेकिन उसको इंग्लिश जबान सीखना है, तो इंग्लिश जबान सीखने के लिए किन मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ेगा, आप याद रखिए कि उन्हें किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा और कैसे वो इंग्लिश पर पूरे तौर पर उबूरियत हासिल कर सकता है, दस्तरस हासिल कर सकता है, पूरे तौर पर इंग्लिश वो बोल सकता है, लंबे लंबे जुमलों को इंग्लिश में बोल सकता है। तो उनके क्या मराहिल होंगे, आप ये जहन में रखें, क्या मराहिल हो सकता है उसका, क्या चरण हो सकता है उसका। कहता है जबान, इन्हीं जबान के अल्फाज को सीखने और नए अल्फाज को बोलने की मश्क में वक्त सर्फ करता है। नए अल्फाज, पता चला कि एक बच्चा जब पहले इंग्लिश जबान बोलेगा तो पहले वो वर्ड मीनिंग याद करेगा, वर्ड मीनिंग याद करेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग हो, है ना। पहले वो 10, 20, 50 वर्ड मीनिंग याद करेगा, जैसा कि याद कराया जाता है। पहले हम लोग बच्चे को अगर भेजते हैं स्कूल या ट्यूशन भेजते हैं, इंग्लिश प्राइमर दे के भेजते हैं, बच्चे को रटाया जाता है APPLE एप्पल, BOY बॉय, CAT कैट, है कि नहीं, BIRD बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया। पहले वर्ड मीनिंग उसका स्टोरेज होगा तब ना वो जबान को सीखेगा। तो पहले क्या होता है, वो अल्फाज को सीखने में वक्त क्या, सर्फ, सर्फ का मतलब वक्त बिताना, सर्फ का मतलब क्या होता है, वक्त सर्फ करता है, मतलब वक्त को बिताना, वक्त गुजारना। कहता है अल्फाज को बोलने की मश्क में वक्त सर्फ करता। देखिए यहां सर्फ आया है, सर्फ का असली माना होता है खर्च करना, स्पेंट, टाइम स्पेंट, उसने वक्त बिताया, इंग्लिश में आता है इस तरह से, है ना, कि टाइम स्पेंड, उसने वक्त बिताया। वक्त तो सर्फ के माना खर्च करना आता है, वक्त बिताना आता है। तो क्या आता है, बोलने की मश्क में वक्त सर्फ करता है, कौन, नए अल्फाज को मश्क करने में। इसमें इस मरहला में अमली रवानी और समझ के साथ नई जबान में इजहार नहीं कर सकता। अभी बच्चा 10, 20, 50 वर्ड अगर याद कर लिया, क्या इंग्लिश फर्राटे से बोलने लगेगा? नहीं, अभी बोलने लगेगा, अभी तो वर्ड को वो याद कर रहा है, वर्ड सीख रहा है, उसमें आपको अपना वक्त बिता रहा है। अमली रवानी और समझ के साथ नई जबान में इजहार नहीं कर सकता है। यह आपका कौन सा हुआ, खामोश या तहसीली मरहला, खामोश या तहसीली मरहला। खामोश या तहसीली मरहला क्यों इसका नाम पड़ा, क्यों नाम पड़ा खामोश या तहसीली मरहला? कोई भी चीज है, एक बात याद रखिए, नाम अगर पड़ता है तो नाम रखने में कोई रीजन होता है, उसमें कोई रीजन होता है, किसी का भी नाम पड़ता है तो उसमें कोई रीजन होता है, तभी उसका नाम पड़ता है कि नहीं। अब यहाँ खामोश मरहला तहसीली मरहला है, बस इतना याद रखिए कि 20 वर्ड बोलने से बच्चा किसी मजमा में फर्राटे के साथ वो इंग्लिश नहीं बोलने लगेगा। 20 वर्ड बोलने के बाद कहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, खामोश ही रहेगा, सुनेगा। अभी उतना अल्फाज का जखीरा उसके पास जमा नहीं हुआ है कि वो अपनी जबान इंग्लिश जबान में धड़ ले और फर्राटे के साथ बोलना शुरू कर देगा। तो वहां क्या रहेगा, खामोश ही नहीं रहेगा। या भी क्या, तहसील, तहसील मतलब किसी चीज को हासिल करना, तभी वो क्या कर रहा है, हासिल कर रहा है। अभी वो क्या कर रहा है, हासिल कर रहा है। इस मरहला में अमली रवानी के साथ नई जबान में इजहार नहीं कर सकता, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, खामोश या तहसीली मरहला पड़ गया। उसके बाद अब आइए इब्तिदाई तैयारी, इब्तिदाई तैयारी, है ना, क्या आया है, अर्ली प्रोडक्शन, अर्ली प्रोडक्शन, इब्तिदाई तैयारी आया है। अब इसमें क्या होता है, दूसरी जबान की तहसील, दूसरी जबान की आमोजिश के मराहिल चल रहे हैं। इस मरहला में बच्चा नए अल्फाज सीखने के साथ साथ, नए अल्फाज, नए वर्ड को सीखने के साथ साथ और अल्फाज की अदायगी भी करने लगता है, और अल्फाज की अदायगी भी करने लगता है। इसको क्या कहा जाता है, इस मरहला को इब्तिदाई तैयारी कहा जाता है। और आगे चलिए, है ना, नंबर 3, तकरीर की इब्तिदा, तकरीर की इब्तिदा, स्पीच इमरजेंस, है ना। इसमें क्या होता है, इस मरहला में बच्चे के जखीरा अल्फाज में कई हजार अल्फाज जमा हो जाते हैं, तकरीर की इब्तिदा, और वो इन अल्फाज को जोड़कर छोटे छोटे जुमले बनाने लगता है और अपनी दूसरी जबान से जोड़ने लगता है। अब तकरीर, तकरीर के माना होता है स्पीच, है कि नहीं, स्पीच, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कई हजार अल्फाज उसके, है ना, इसमें जमा हो जाते हैं और वो छोटे छोटे अब जुमला बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे जुमले वो क्या करता है, बोलना शुरू कर देता है ना। तो कहते हैं बोलना शुरू करता है और अपनी दूसरी जबान से वो, अपनी दूसरी जबान से जुड़ने लगता है, जुड़ने लगता है दूसरी जबान से। यानी कि छोटा छोटा अब जुमला, है ना, दिस इज अ बॉय, है ना, ही इज अ बॉय,
दिस इज अ कैट, इस तरह का छोटा छोटा जुमला वो क्या करता है, बोलने लगता है। और बोलने के साथ वो इंग्लिश जबान से अब क्या करने लगता है, जुड़ने लगता है, जुड़ने लगता है। तो इसको कौन सा मरहला कहेंगे, तकरीर की इब्तिदा, या इंग्लिश में अगर आप इसको बोलेंगे तो स्पीच इमरजेंस बोलेंगे, इमरजेंस बोलेंगे इसको। आगे चलिए, चौथा, इब्तिदाई रवानी। इब्तिदाई रवानी, इंटरमीडिएट फ्लुएंसी। फ्लुएंसी को क्या कहता है, रवानी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आमोजगार पेचीदा जुमले में तरसील की शुरुआत करता है, पेचीदा जुमले में तरसील की शुरुआत करता है, यानी थोड़ा सा गाढ़ा जुमला में बोलना शुरू करता है। तरसील उन्हें बातचीत करना क्या करता है, शुरू करता है। कौन, आमोजगार, लर्नर पेचीदा जुमले में तरसील की शुरुआत करता है। किसमें, यहां इब्तिदाई रवानी आ गई है ना, फ्लुएंसी। जब रवानी, रवानी का लफ्ज आया, देखिए रवानी का लफ्ज आया, रवानी का लफ्ज ये बता रहा है कि बच्चा के पास अल्फाज का कुछ मजमुआ संग्रह उसके पास जमा हो गया है। अब वो पहले तो छोटे छोटे जुमले बना करके वो बोल रहा था, लेकिन अब इसके पास इतना अल्फाज आ गया है कि थोड़ी अब उसके बोलने में क्या आ गया, रवानी आ गई है। अब वो कोई मजमून रट करके ताजमहल पे है ना, किसी फेस्टिवल पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, किसी पर भी, महात्मा गांधी पर, अब वो कुछ क्या है, मजमून को याद करता है। और वो अब उसके बोलने में क्या आ गई है, अब रवानी आ गई है, बोलने में रवानी आ गई, स्पीच में क्या फ्लुएंसी आ गई है उसकी। तो ये कौन सा हो गया, इब्तिदाई रवानी। इसको कौन सा कहेंगे, इब्तिदाई रवानी। और ये दूसरी जबान की आमोजिश के मराहिल में कौन सा मरहला है, चौथा मरहला है। ये चौथा मरहला है, तरसील की शुरुआत करता है। तो इसे रवानी की शुरुआत कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, क्या है, अब बोलने में थोड़ा सा रवानी आ गई है, तो अब इसको क्या कहेंगे, रवानी की अब यहां से क्या हो रही, शुरुआत हो रही है। बच्चा दूसरी जबान में सोचना और इजहार करना शुरू कर देता है। दूसरी जबान में इजहार, बोलना और इजहार। अब वो जब कुछ सारे मजामीन जब वो याद कर लिए हैं और इंग्लिश बोलने पर थोड़ा सा उसको क्या गई है, रवानी आ गई है, तो अब वो सोच रहा है कि हम फलां जगह पे जो आएंगे, हम उनसे बात हमें करनी है, तो हमें इंग्लिश में बात करनी है। तो अब वो इंग्लिश ही में बातों को सोच रहा है, इंग्लिश ही में बातों को वो सोच रहा है। सोचना और अपनी बात का इजहार करना। पहले तो सोचा, थिंकिंग क्या उसने, और थिंकिंग करने के बाद आपको ये मिसाल के तौर पर कहीं गया और वो अपने दिमाग में सोच ले कि हमको इस टॉपिक पे बात करनी है, तो पहले उसने सोचा ना उसने। अब जब उसको क्या करना, इजहार करना था, एक्सप्रेशन न करेगा वो, व्यक्त न कर, अभिव्यक्ति ना होगी तो अभिव्यक्ति होगी। तो सोचा भी कि हमें इंग्लिश में बोलना है, सोचना शुरू किया, उसके बाद उसका अभिव्यक्ति भी उसने क्या किया, इंग्लिश ही में किया। तो ये कब किया, जब उसके पास क्या आ गई, इब्तिदाई रवानी आ गई। चौथा मरहला देखिएगा, कहता है बच्चा दूसरी जबान में सोचना और इजहार करना शुरू कर देता है ना, शुरू कर देता है। यह चौथा मरहला की बात थी। अब आइए आपका पांचवा मरहला है। पांचवा मरहला है रवानी। अब वहां क्या था, इब्तिदाई रवानी, रवानी के साथ इब्तिदा जुड़ा हुआ था। रवानी के साथ क्या था, इब्तिदा जुड़ा हुआ था। इब्तिदाई रवानी में कह रहा है कभी फर्राटे के साथ नहीं बोल सकता, अभी तो शुरुआत हुई है। कहता है बच्चा चलना शुरू कर दिया है, क्या बड़ों की तरह एकदम दौड़ने लगता है, बच्चा चलना शुरू कर दिया है, माने इब्तिदाई चलना शुरू किया। वैसे वहां वो रहा था, इब्तिदाई बोलना शुरू किया था, लेकिन अब कहा कि नहीं, बच्चे में रवानी आ गई है। पता चल गया कि बच्चा में रवानी आ गई, इसका मतलब वो दौड़ने लगा है, चलने में खूब महारत हासिल हो गई, खूब फर्राटे के साथ दौड़ता है, चलता है। अब वो लंगड़ा करके, टुगर टुगर के, गिर पड़ के नहीं चल रहा है। यहां कोई कैद नहीं है फ्लुएंसी में। अगला आपका चौथा मरहला जो था, इब्तिदाई रवानी। रवानी है लेकिन अभी शुरुआत है, रवानी है उसमें लेकिन इब्तिदाई है। लेकिन इस रवानी में कोई इब्तिदाई नहीं, अब तो बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ वो चल रहा है, रवानी के साथ चल रहा है। यही पांचवा मरहला आ गया। कहता है ये कौन सा है, ये कौन सा मरहला है आपका, ये आखिरी मरहला है। कौन सा है, आखिरी मरहला। जबान की आमोजिश का लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है जिसे रवानी का कहा जाता है। यह आखिरी मरहला है। इसमें आमोजगार मुसलसल रवानी, देखिए मुसलसल रवानी, समाजी तामुलात और खालिसपन के साथ जबान की नुमू करता है। जब इस मरहला में बच्चा जब पहुंच जाता है तो बच्चे में मुसलसल रवानी आ जाती है, और साथ ही साथ समाजी तामुलात, सोशल इंटरेक्शन,
सोशल इंटरेक्शन में होता है क्या? बच्चे समाज में एक दूसरे से बातचीत करता है, लेन देन करता है, नशिस्त व बर्खास्त, उठक बैठक, बहुत सारी बातें होती है समाजी तामुलात में। बहुत कुछ भी बातें हो सकती है। तो गोया के जब बच्चे में फ्लुएंसी आ जाती है, जबान आप देख रहे हैं, मैं सेकंड लैंग्वेज का आपको मिसाल कर दिया कि आप अपने इंग्लिश जबान को अपने टारगेट ले लीजिए। इंग्लिश जबान में कैसे आप बच्चा एक जो अर्ली से यानी कि बॉटम से वो टॉप पर जो जाएगा, नीचे से वो ऊपर जो जाएगा, तो किस आधार पर जाएगा? किन किन मराहिल और किन किन चरणों से उन्हें गुजरना पड़ेगा, किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा। लास्ट मरहला जो आया है, अब उसके साथ खालिसपन आ गया, प्यूरिटी, यानी इंग्लिश में शुद्ध इंग्लिश में वो प्योर इंग्लिश में वो बोलना शुरू कर देता है। फ्लुएंसी, जबान बोलने में उसकी रवानी भी आ गई है। जब बोलना शुरू करता है तो धड़ल्ले के साथ कहीं उसकी जबान में रुकावट नहीं पैदा होती है। अपने माफी जमीर को वो बोल करके बिल्कुल अपना जो है ना पूरी रवानी के साथ वो बोल लेता है और अदा कर लेता है अपनी माफी जमीर को। वो जो उसके दिल में बातें हैं वो पूरे तौर पर वो उसको अदा कर लेता है। यह आपका कब आएगा? फ्लुएंसी से कहा जाता है जबान की आमोजिश, भाषा का अधिगम का यह कौन सा मरहला हुआ? ये 5वां मरहला। आप जान लीजिए, ये जितनी बातें पढ़ा रहे हैं, पहली जबान की मराहिल या दूसरी जबान की हिंदी में सेम यही बातें रहेंगी, यही आपका जो है नाम भी तकरीबन यही रहेगा और साथ ही साथ मरहला भी यही रहेगा। गोया कि हिंदी उर्दू में कोई फर्क नहीं रहेगा, समझ के एतबार से फर्क रहेगा। तो जबान का फर्क रहेगा तो अल्फाज का फर्क रहेगा कि हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, उर्दू में से क्या क्या कहा जाता है। लेकिन समझ जो आपको बनाना है सेम वही रहेगा। हिंदी का भी वही पैडागोजी रहेगा, उर्दू का भी यही रहेगा। आपका इसमें समझ बन गया, आपको हिंदी में मदद मिल जाएगी। हिंदी में आपको समझ में आ गया, उर्दू में आपको उर्दू में आपको मदद मिल जाएगी। दोनों जबान वही है ना, पैडागोजी का वही ये है, लेकिन फर्क जो रहता है तो वो जबान का फर्क रहता है। वो उसमें आपके अल्फाज हिंदी के अल्फाज रहेंगे, इसमें आपका उर्दू के अल्फाज रहेंगे, लेकिन समझ आपका वही रहेगा, बातें आपकी वही रहेंगी। सब मुसलसल रवानी समाजी तामुलात और खालिसपन के साथ जबान की नुमू करता। नुमू का माना क्या होता है? बढ़ोतरी, जबान का विकास। नुमू का माना आप विकास भी कर लीजिए। यहां नुमू जो आया है इसका माना आप विकास भी कर लीजिए, जबान का डेवलप भी आप कर लीजिए, है ना, कैसे होगा लैंग्वेज का। तो ये बात रही आपका दूसरी जबान की आमोजिश के मराहिल, है ना। ये पांचों इसमें टोटल मराहिल हो गए 5। जबान की आमोजिश में टोटल मराहिल 5 और पहली जबान की तहसील के मराहिल में 6 मराहिल हैं, उसमें 6 है और इसमें 5 है, याद रखेंगे आप, है ना। आगे चलिए, तदरीस के मकासिद। अब आ गया है आपका तदरीस के मकासिद। मैंने कहा तदरीस का माना क्या होता है? तदरीस का माना क्या होता है? शिक्षण। तदरीस का माना क्या होता है? शिक्षण, है ना, शिक्षण। और मकासिद ये हो गया आपका मकसद की जमा क्या है? मकासिद। मकसद आपका की जमा, जिसको आप उद्देश्य भी कह सकते हैं, है ना, जिसको आप उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो उद्देश्य हो गया मकसद और इसी की जमा क्या है? मकासिद है। चलें आप तदरीस के मकासिद, शिक्षण के उद्देश्य क्या है? जो कुछ आमुजगार सुने, देखिए सुनिए इस बात को, और सुनने के साथ नाजरीन आप जो हैं उसको देखिए। एक बात है, हमने 12 आपको बता रहा हूं, जहां भी पढ़ा है सर यही बताते थे कि आप गौर से सुनिए बात को, है ना, ध्यान लगा करके सुनिए बात को, और ध्यान लगाकर सुनने के बाद उसको जो है ना गौर से सुन करके समझने की कोशिश कीजिए। आप बैठे हैं और जरा सा भी ध्यान इधर उधर डगमगाया, है ना, किसी से आप हंसी कर रहे हैं, किसी से मजाक कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं शिक्षण में, तो हो सकता है कोई सा बिंदु आपकी समझ से वो परे रह जाए, छूट जाए, तो फिर आपकी समझ में वो जो गहनता आनी चाहिए, आपकी समझ में गहनता और गहराई जो आनी चाहिए, वो समझ आपकी नहीं बन पाएगी। आप 1 ही घंटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, 1 ही घंटा आप बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन जब भी आप सुने, आपका कहता है कि पढ़ाई में सुना है बुजुर्गों से, बड़े बड़े विद्वानों से भी हमने सुना है जो अच्छे ओहदे पर फायज हैं, कहा जाता है जब किसी को कोई चीज़ का टारगेट लेना होता है तो उसकी नज़र बोगला की तरह होनी चाहिए,
है कि नहीं? कैसी नजर होनी चाहिए उसकी? बोगला। एक बोगला नदी के किनारे जाता है और जा करके बिल्कुल यूं खड़ा हो जाता है नदी के किनारे। मछली आती है, जाती है, दौड़ रही है, लेकिन उसका टारगेट बना हुआ है, टारगेट बना हुआ है। और फिर जब जब बिल्कुल मछली उसके करीब, तो उसको मालूम हो जाता है कि अब मैं इस पर बिल्कुल ही टूट पड़ूंगा, हो जाएगा मेरा शिकार। तो ऐसा वो टूट पड़ता है कि एक ही में वो उचक लेता है उस मछली को। कब? लेकिन बड़े इत्मीनान से वो देखता रहता है। उसी तरह से आपका टारगेट जो होनी चाहिए कि मेरा जो टारगेट है मुझसे उसे हटना नहीं है। क्लास में आप जितनी देर भी आए हैं, आपका बिल्कुल एकदम बिल्कुल शांत के साथ अपनी बात को आपको सुनना है और समझना है और अपना समझ बनाना है आपको। आप देखते हुए चले, मैं जिस वर्ड का उर्दू आया, तब अगर गाढ़ी उर्दू आएगी तो मैं कोशिश करूंगा उसका हिंदी बताने का और इंग्लिश बताने का, ताकि आपको पूरी तौर से वो क्या आ जाए, समझ में आ जाए आपको। जो कुछ आमुजगार मैं बता चुका हूं, इसका मन अधिगम करता या लर्नर आप ले लें। सुने, उसे समझने की सलाहियत और महारत पैदा करना, तदरीस के मकासिद। जो कुछ आमुजगार सुने उसे समझने की सलाहियत और महारत पैदा करना, आमुजगार सुन रहा है वह पैदा करना, वह तकसीम के साथ बढ़ने की महारत पैदा करना। सुने उसे समझने की सलाहियत, सलाहियत क्षमता को बोलते हैं, समझने की सलाहियत और महारत पैदा करना, और तकसीम के साथ बढ़ने की महारत पैदा करना। यहां तकसीम का लफ्ज जो है ना, कुछ ज्यादा ही मालूम हो रहा है, यहां पर कुछ दूसरा वर्ड है, सेट नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर बहरहाल बढ़ने की महारत पैदा करना। अच्छा, सहल इजहार की सलाहियत को फरोग देना। एक एक बात को देखिए, एक एक बात यहां पर बड़ी समझने की बात है। सहल इजहार की सलाहियत को फरोग देना, सहल इजहार की सलाहियत को फरोग देने का क्या मतलब है? एक जो है पढ़ करके आया, पढ़ा उसने, और कहीं पर उसे अगर बोलने की बात कही गई, चलो तुम 10 मिनट बोलो तो देखे किसी टॉपिक पर, अगर तुम जानता है कुछ तो बोल रहा है। ऐसा गाढ़ा गाढ़ा लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहा है, शुद्ध शुद्ध लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहा है कि सुनने वाले को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। तो जहां भी हमें बोलना है, जहां भी हमें बताना है, तो सहल, सहल के माना आसान होता है। सहल के वर्ड लिखिए, आप नोट करें। सहल का माना क्या होता है? आसान होता है। जहां भी आप अपनी बात को रखें तो आसान अंदाज में उसको बयान करने का माना जो प्रयास करें, आसान अंदाज में। सहल इजहार, इजहार अभिव्यक्ति, इजहार क्या होता है? अभिव्यक्ति। तो क्या सहल इजहार की सलाहियत को फरोग देना। फरोग मतलब बढ़ावा देना। फरोग माना क्या होता है? बढ़ावा देना। सहल इजहार की सलाहियत को फरोग देना, एक बात हो गई। तख्लीकी सलाहियत को फरोग देना, तख्लीकी सलाहियत को, तख्लीकी सलाहियत का माना होता है कि बच्चा अपने से कुछ क्रिएट कर सके, अपने से कुछ रचना कर सके। ऐसा नहीं कि जो उसको रटा दिया है, तोता की तरह जो रट लिया है उसी को वो बयान कर सकता नहीं। उसके अंदर क्या है? रचनात्मकता आनी चाहिए, उसके अंदर तख्लीकियत आनी चाहिए, रचनात्मकता आनी चाहिए उसके अंदर, है ना। कुछ वो अपने से रचना करे, अपने से बनाए। और जाहिर सी बात है, जब किसी भी बात का वो रचना करेगा तो रचना में तो उसको दिमाग लगेगा ना। रचना में क्या लगेगा? उसका दिमाग लगेगा, उसका ब्रेन लगेगा। तो अब वो क्या है कि अपने से जब किसी बात का वो रचना करेगा, रचना करके लिखेगा, तो उसका दिमाग लगेगा, और दिमाग से वो अपनी बात को क्या करेगा? वहां बयान करेगा। तो तदरीस के मकासिद में किए है, पहला मकसद तो यह सहल इजहार को फरोग देना। सहल इजहार, आसान अंदाज में अभिव्यक्ति करना, किसी बात का आसान अंदाज में अभिव्यक्ति करना, ताकि जितने भी सामीन और श्रवण करता है, सुनने वाले हैं, सामीन है, उसे वो बात समझ में आ जाए। ये बात हो गई। तख्लीकी सलाहियत को फरोग देना, मैं बता रहा हूं बार बार, तख्लीकी, रचनात्मकता उसके अंदर आनी चाहिए। और जब इसके अंदर रचनात्मकता आएगा, उसका ब्रेन लगेगा, अपने से उसको रचना करेगा, सोचेगा, समझेगा, सोचने की सलाहियत बढ़ेगी, सोचने का क्षमता भी उसके अंदर बढ़ेगा। तो तख्लीकी सलाहियत को फरोग देना दो हो गया। जबान के मुख्तलिफ इस्तेमाल पर कंट्रोल करना, जबान, भाषा के मुख्तलिफ इस्तेमाल पर, अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने पर, अलग अलग तरह से उसको व्यवहार करने पर, है ना, क्या होना चाहिए? कंट्रोल करना। अच्छा, ये बात हो गई। मुल्क व कौम गिरदो पेश के तय हसासियत पैदा करना। मुल्क व कौम, है ना, और गिरदो पेश के तय हसासियत। एक लफ्ज देखिए यहां पर आया है आपका,
हसासियत आया है। क्या आया है? हसासियत आया है। हसासियत का मतलब क्या? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, हसासियत, इसका आ जाएगा आपका संवेदनशीलता, है ना, संवेदनशीलता, हसासियत। मुल्क व कौम गिरदोपेश के तय हसासियत पैदा करना। मुल्क व कौम गिरदोपेश के तय हसासियत क्या पैदा करना? क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा जो मुल्क जा रहा है किस निहज पे चल रहा है, हमारा जो नेशन, हमारा राष्ट्र जो जा रहा है किस नेशन पे जा रहा है। हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ करके अपने नेशन का, अपने मुल्क का कैसे सेवा करना है, हमें उसका कैसे सेवा करना, उसके अंदर वो क्या करेगा, सोचेगा। उसके अंदर बेदारी, हसासियत का माना बेदारी लाना अपने अंदर में। हम पढ़े हैं, हमें पढ़ करके अपने मुल्क का क्या सेवा करना है, अपने राष्ट्र का हमें क्या सेवा करना है, उसकी कैसी हमें खिदमत करनी है, कैसी खिदमत करनी है, इस सब के तय के अंदर बेदारी लाना। कैसा लाना? जागरूकता। दूसरे अंदर हसासियत का जागरूकता भी आप कह सकते हैं। कभी लगाता नहीं, कभी लगता है कि बिल्कुल ये सब अभी जागरूक नहीं हुआ है। जागरूकता उसके अंदर लाना, बेदारी लाना, हसासियत लाना, ये सारी बातें आती है किसके तय? मुल्क के तय, कौम के तय। और इर्द गिर्द समझ रहे हैं, गिरदोपेश, आगे पे से आसपास। गिरदोपेश का मतलब क्या होता है? आसपास होता है। तो क्या बात हो गई? गिरदोपेश कहते हैं हसासियत पैदा करना। और एक बात याद रखिए, एक बात मैं बार बार बताऊं, ये वर्ड जो आप लिख रहे हैं, ये वर्ड आपको पूरी पैडागोजी समझने में हर मोड़ पर, क्या फरोग यहीं पर इस्तेमाल हुआ है? पूरा पैडागोजी पढ़िएगा, 50 जगह आपको फरोग का लफ्ज इस्तेमाल होगा, 50 जगह आपका गिरदोपेश का लफ्ज इस्तेमाल होगा, 50 जगह आपका तख्लीकी का लफ्ज इस्तेमाल होगा। तख्लीकी का माना आपने अभी रचनात्मकता लिख लिया, हसासियत का माना आपने भी संवेदनशीलता लिख लिया, लेकिन एक जगह लिखे हैं वही वर्ड आपको 50 जगह आपकी मदद करेगा। इसलिए वर्ड को पकड़ने की कोशिश कीजिए और समझने की। एक वर्ड पकड़ लीजिएगा, हर मोड़ पर आपको वो समझने में कामयाबी मिलेगी और आपको मदद करता हुआ वो वर्ड नजर आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, गिरदोपेश कहते हैं हसासियत पैदा करना। आमोजिश के बारे में अहम पहलू। आमोजिश, जैसे ही आमोजिश मैंने कहा फौरन आपके समझ में अधिगम आ गया। अधिगम जैसे आपके समझ में आया, प्रयासरत से सीखा जाता है, कोशिश से सीखा जाता है, किताब, उस्ताद, ग्रामर किताब वगैरह से सीखा जाता है। ये सारी बातें आती है, ये सारी बातें आती है। आमोजिश का लफ्ज आया, फौरन उसके ताई आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए। तहसील इक्तिसाब का वर्ड आया, फौरन उसके ताई आपको समझ, तहसील जैसी बोला उसका बैकग्राउंड आपका नजर आ जाना चाहिए। आमोजिश का वर्ड आया, उसका बैकग्राउंड आपका नजर में आ जाना चाहिए, है कि नहीं? इस तरह से आपका तख्लीकी का लफ्ज आया, उसका बैकग्राउंड आपको समझ, दिमाग में आ जाना चाहिए। वर्ड आया समझ में, उसका बैकग्राउंड आपकी बिल्कुल आपके इर्द गिर्द मंडलाने लगना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है ना। कहता है आमोजिश के बारे में अहम पहलू सभी बच्चे सीख सकते हैं। आमोजिश के बारे में एक ये भी अहम बात है, आमोजिश के बारे में अहम पहलू, अहम पहलू, अहम पहलू, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अहम पहलुओं, अगर इसका अगर ये कहा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश में इंपोर्टेंट पॉइंट्स कह लीजिए, और महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी अगर कहेंगे अहम पहलू का महत्वपूर्ण बिंदु, और इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएगा। कहते हैं, हालांकि यहां लिख देते तो भी चलिए आप लोग, है ना। तो इसका अहम पहलू जो आपका हो गया, अहम पहलू यहां लिख ही देते हैं, महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है? बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, ये बात महत्वपूर्ण बिंदु। बहरहाल आमोजिश के बारे में अहम पहलू सभी बच्चे सीख सकते हैं। एक बात यहां है, सभी बच्चे सीख सकते हैं। कोया के कहना यह है कि कोई बच्चा नहीं सीख सकता, ऐसा कोई पैडागोजी में नहीं है, भाषा शिक्षण में ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है। नहीं, वो बच्चा नहीं सीख सकता है, वो बच्चा कमजोर है, वो बच्चा बड़ा विद्वान है, ऐसा कुछ पैडागोजी में नहीं है। सारे बच्चे यूनिक हुआ करते हैं, सारे बच्चे सीखने के लायक हुआ करते हैं, किसी को भी जरा बराबर भी जो है ऐसा नहीं कि कोई बच्चा नहीं सीख सकता है। तो कहते हैं कि अगर उनकी ही रफ्तार से सीखने दिया जाए, सभी बच्चे सीख सकते हैं अगर उनकी ही रफ्तार से सीखने दिया जाए और सीखने के उनके ही तरीकों पर अमल करने दिया जाए। एक बात याद रखिए, बहुत अहम बात आ रही है अब। क्या? सबसे पहली बात तो ये बताया गया कि सारे बच्चे सीख सकते हैं,
है ना। सारे बच्चे क्या करते हैं, सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं सारे बच्चे, बता दिया है कि अगर उनके ही तरीकों पर, अगर क्या कहा जाए, सारे बच्चे सीख सकते हैं उनकी ही रफ्तार से। बच्चे का स्पीड, सारे बच्चे का सीखने का स्पीड एक नहीं होता है। कोई बच्चा थोड़ा स्लो सीखता है, समझता है, कोई बच्चा थोड़ा फास्ट समझ लेता है कि नहीं। सबों का क्या कहते हैं हम, आईक्यू लेवल जो है ना, वो तो अलग अलग होता है ना। कोई बच्चा थोड़ा स्लो सीखता है, कोई बच्चा फास्ट सीखता है। कहता सारे बच्चे सीखने के योग्य हैं, लेकिन अगर उन्हें उन्हीं की रफ्तार से सीखने दिया जाए। कोई बच्चा ऐसा नहीं सीख सकता है, नहीं वो तो बुद्धू है, नहीं सीख सकेगा, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। और पैडागोजी का ये सिद्धांत भी नहीं है। सारे बच्चे यूनिक है, सारे बच्चे सीख सकते हैं, सीखने में कोई ये नहीं है। लेकिन कहा हाँ, अगर उन्हीं के रफ्तार से सीखने दिया जाए और उन्हीं के तरीकों पर अमल करने दिया जाए। बच्चा जिस तरह से सीखना चाहता है कि नहीं, उसे उसी एतबार से उसे सीखने दिया जाए तो सारे बच्चे सीख सकते हैं, सारे बच्चे सीखने के योग्य हैं। और हर बच्चा अपने आप में क्या है, यूनिक है। उन्हीं के तरीकों पर अमल करने दिया जाए। दूसरी बात हो गई, बच्चे खेल के जरिया फितरी तौर पर सीखते हैं। बच्चे खेल के जरिया फितरी तौर पर सीखता है, ये भी अपने आप में माना रखता है, ये भी अपने आप में माना रखता है कि बच्चे जो है ना खेल के जरिया फितरी तौर पर। बच्चा का फितरत क्या है, बच्चा की फितरत क्या है, खेलना। आप एक 4 साल के बच्चा को, 5 साल के बच्चा को यहां करके तुम्हें 10 मिनट तक हिलना नहीं है, तुम्हें 10-20 मिनट तक क्या करना है, हिलना नहीं है, मान जाएगा, मान जाएगा, नहीं मानेगा। तुम्हें 10 मिनट तक कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल साइलेंट खामोश रहना है, मान जाएगा बच्चा, नहीं मानेगा। बच्चे की खेलना धूपना हरकत करना ये फितरत है, यानी उसकी पैदाइश में ये शामिल है। अभी उसका समझ विकास नहीं किया है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, उसकी फितरत है। और वो एक बात याद रखियो, ये खुदा का बहुत बड़ा फजल एहसान है। बच्चा बदमाशी नहीं करता है, यह हमारे और आपके समझ में बात आ रही कि बच्चा बदमाशी कर रहा है। मैंने उसी एक दिन बताया था, बच्चा कुछ कर रहा है, उसके माइंड में एलईडी फिट है, वो बच्चा ज्ञान हासिल कर रहा है। आप उसको बैठने, अच्छा ये बताए 20 मिनट जो बच्चा अगर बैठा रहेगा तो क्या ज्ञान होगा, नहीं, वो कुछ कलम देखेगा। आप बहुत सारी मशीनें आपके घर में रखी हुई, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है और दीगर मशीनें है, सिलाई मशीन है, कुछ भी है। बच्चा आप वहां बैठे, बच्चा वहां पहुंच जाएगा, कभी उसके पावदान को चलाएगा, कभी उसको जो है ना मुंडा को ऐसे घुमाएगा, कभी नल को जाकर के इस तरह करेगा, कभी कलम को देखेगा तो उसको छूने लगेगा। क्या कर रहा है, खुदा की तरफ से उसके माइंड में जो एलईडी फिट है वो कुछ सीखना चाह रहा है, वो कुछ सीखना चाह रहा है। और आप सोच रहे हैं बच्चा बदमाशी कर रहा है, नहीं, बदमाशी नहीं कर रहा है। कलम ले लिया, आप बच्चे को यहां बैठा दिए, कलम जैसे पकड़ेगा ऐसे ऐसे कॉपी में आपका चीसना शुरू कर देगा, आपका रगड़ना शुरू कर देगा बच्चा। क्या वो आपके कॉपी को बर्बाद कर रहा है, नहीं बर्बाद कर रहा है। गॉड की तरफ से उसे ये मिला है कि बच्चा सबसे पहले लतीफ आपका आएगा, एक आपका आएगा मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल आता है। लतीफ हर की उसको याद रखे, लतीफ हर की महारत। एक क्या आता है, फाइन मोटर स्किल को उर्दू में क्या कहा जाता है, लतीफ हर की महारत। लतीफ हर की महारत क्या है कि मिसाल के तौर पर आपको कहा जाएगा लिखना, ये दे देगा आपका एकदम, बहुत पता, ये कई बार जो सीटेट के क्वेश्चन में आया है कि लिखना ये कौन सी महारत है, लतीफ हर की महारत। बटन लगाना कौन सी महारत है, लतीफ हर की महारत। सुई में धागा पिरोना कौन सी महारत है, लतीफ हर की महारत। और छलांगना कूदना ये कौन सी महारत है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रोसर कहते हैं इसको, ग्रोसर मोटर स्किल है ना। उसी को कसीफ महारत भी कहता है। एक होता आपका उर्दू में लतीफ हर की महारत, लिखना लतीफ हर की महारत, बटन लगाना लतीफ हर की महारत है ना, सुई में धागा पिरोना लतीफ हर की महारत, और जो है छलांगना कूदना दौड़ना ये सब किस में आएगा, इसी को कसीफ हर की महारत कहा जाता है, इसी को उर्दू में कसीफ हर की महारत कहा जाता है। ठीक है, नहीं है तो ये बात, हम एक बात बता रहे थे कि बच्चे की फितरत क्या होती है, बच्चे की फितरत होती है कुछ ना कुछ उसको करने का, ना बैठा रहने, खामोश नहीं रहेगा बैठा। कहते हैं कि बच्चे खेल के जरिया फितरी तौर पर वो सीखते हैं। एक बात हो गई। अच्छा, सीखना एक मुसलसल अमल है, सीखना एक मुसलसल अमल है, सीखना मुसलसल अमल है। मतलब क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ आमोजगार क्लास ही में सीखता है, ऐसी बात नहीं है।
बल्कि जब भी वो जहां चलता है फिरता है, चाहे क्लासरूम रहे, घर रहे, बाहर रहे, मार्केट रहे, दुकान रहे, बाजार रहे, जहां भी जाता है बच्चा क्या करता है, वहां सीखता है। भाई आप देखें, आप कोई मार्केट चला गया, सब्जी का भाव पूछ रहा है, सब्जी का भाव पूछ रहा है तो कम से कम गया, कौन किस चीज का, किस सामान का क्या भाव है, क्या रेट है, ज्ञान ही तो हो रहा है उसको, ज्ञान ही तो हो रहा है। कहीं बाजार चला गया, कुछ उसको सुनने में आया, ज्ञान हासिल हुआ, क्लास में आया। कहने का मतलब कि सीखना सिर्फ क्लास ही तक ये महदूद नहीं है, बाजार में भी सीखता है, दुकानों में भी सीखता है, मकानों में भी सीखता है, सड़कों में भी सीखता है ना, दुकानों में भी सीखता है, जहां जाता है उसको ज्ञान मिल रहा है, वो सीख रहा है। तो सीखना ये सिर्फ क्लास ही तक क्या है, महदूद नहीं है। अब आप देखें, सीखना एक मुसलसल की हिंदी क्या आती है, सतत। मुसलसल की हिंदी क्या आएगी, सतत, जिसको कंटिन्यू बोलते हैं, है ना। सीखना एक क्या है, मुसलसल अमल है। अमल की हिंदी क्या आएगी, अमल की हिंदी आप लोग जानते हैं, वैसे क्या आएगी अमल की हिंदी, प्रक्रिया। क्या आएगी हिंदी, अमल की प्रक्रिया, है कि नहीं, अमल की हिंदी क्या आएगी, प्रक्रिया आएगी। तो कहते हैं सीखना एक मुसलसल अमल है, सीखना एक मुसलसल अमल है। बात हो गई। ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता, मैं बताया कि सीखना क्या होता है, सिर्फ स्कूल ही और क्लास ही तक महदूद नहीं है। ये बच्चा अपने घर में भी सीखता है, माता पिता से भी सीखता है, बड़े बुजुर्गों से भी सीखता है, भाई बहनों से भी सीखता है, क्लास, मार्केट, दुकान, हर जगह सीखता है बच्चा। तो सीखना सिर्फ स्कूल ही में ही नहीं होता, इसके आमोजिश के अमल को, अब देखिए, सीखना सिर्फ क्या होता है, ये क्लास ही में नहीं होता, इसके आमोजिश के अमल को। अब अगर क्लास में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो कहते हैं कि क्लास में जब बच्चे को पढ़ाया जाए तो घर के कामों से रिलेटेड करके पढ़ाया जाए, घर के कामों से रिलेटेड करके और जोड़ करके पढ़ाया जाए। जब आप क्लास की बातों को घर से रिलेटेड करके आप जोड़ करके पढ़ाएंगे, बच्चे को माइंड में ज्यादा बात समझ में आएगी। अच्छा, अरे घर में तो ऐसे ही कर रहे थे हम, घर में तो ऐसे ही हमको बताया जा रहा था, अरे वही चीज यहाँ पर भी है, तो तब तो बात समझ में आ गई, हमको बात समझ में आ गई। पता ये चला कि क्लास की बातों को घर के कामों, घर के कामों को क्या करें, घर के कामों, सरगर्मियों की हिंदी क्या आएगी, गतिविधि। सरगर्मी की हिंदी क्या आएगी, गतिविधि आएगी। और आपका घर के कामों, सरगर्मी की हिंदी आपका गतिविधि आएगा। और माहौल की हिंदी आपका क्या आएगा, वातावरण आएगा। सरगर्मी इसको क्या कहते हैं, गतिविधि। गतिविधि कहते हैं, ये आपका सरगर्मी। माहौल को क्या कहते हैं, वातावरण। माहौल की हिंदी क्या आ जाएगा, वातावरण आएगा। पता ये चला कि क्लास में जो पढ़ाया जाए तो क्लास में पढ़ाने का ये रोल होना चाहिए कि घर के गतिविधियों, वातावरण से जोड़ करके पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे के दिमाग में ज्यादा बात समझ में आ जाए। घर से रिलेट करके पढ़ाया जाए तो ज्यादा बात समझ में आएगी। वही बात बताए कि इसके आमोजिश अधिगम जिसको कहते हैं, इसके आमोजिश के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए, क्लास के बातों को जोड़ना चाहिए। ठीक, बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं, मैंने बताया था कि बच्चे अपने इल्म की तामीर क्या करते हैं, खुद करते हैं। बच्चे ज्ञान का खुद निर्माता होते हैं, इल्म की तामीर। अब देखिए यहां पर क्या आया है, इल्म की तामीर। इल्म का आपका क्या हो गया, इल्म आपका ज्ञान हो गया ना। और तामीर की हिंदी क्या आएगा, निर्माण। तामीर की हिंदी क्या आएगा, निर्माण, है ना। तामीर को क्या कहते हैं, निर्माण कहते हैं, निर्माण, है ना। बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। बच्चा जो पढ़ता है, देखिए बहुत शिक्षक कहते हैं कि हमने इसको पढ़ाया। कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को पढ़ाता नहीं है, बच्चा खुद पढ़ता है। हाँ, शिक्षक का काम उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देना, है ना। वो शिक्षक क्या होता है, फैसिलिटेटर होते हैं। क्या होते हैं, फैसिलिटी से फैसिलिटेटर बना है।
सहूलतकार होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं? सहूलतकार होते हैं। बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहेगा तो शिक्षक मजा लेके पढ़ा लेगा? पढ़ा लेगा? बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहेगा तो शिक्षक पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ा सकेगा शिक्षक। तो बच्चा खुद पढ़ता है, लेकिन शिक्षक फैसिलिटेटर का काम करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? फैसिलिटेटर का काम करते हैं। देखें आप, बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। अच्छा, बच्चे का आमोजिशी अमल गुज़श्ता अमल और तसव्वुरात की बिना पर ही आगे बढ़ता है। आमोजिशी अमल, बच्चे का आमोजिशी अमल, आमोजिशी अमल का क्या हुआ? अधिगम प्रक्रिया। आमोजिशी अमल की हिंदी क्या हो जाएगा? अधिगम प्रक्रिया। बच्चे का जो अधिगम प्रक्रिया है गुज़श्ता अमल और तसव्वुरात की बिना पर ही आगे बढ़ता है। यानी कि बच्चा को जो पढ़ाया जा रहा है तो उसको पहले से रिलेटेड करके उसको पढ़ाना है, पहले से रिलेटेड जोड़ करके उसको पढ़ाना। जब आप उसको पहले से रिलेटेड करके गुज़श्ता अमल, अमल किसे कहते हैं? प्रक्रिया को, है ना। अमल किसे कहते हैं? गुज़श्ता यानी जो गुजर गया, गुजरे हुए प्रक्रिया के आधार पर, गुजरे हुए कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर। कॉन्सेप्ट, अब देखिए लफ्ज है, तसव्वुरात का लफ्ज आया है, ये देखिए तसव्वुरात का लफ्ज आया है, इसका माना क्या होता है? कॉन्सेप्ट। तो गोया के बच्चे का जो पहले कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, बच्चे का जो पहले कॉन्सेप्ट डेवलप, उसका तसव्वुरात जो बन चुका है, उस तसव्वुरात ही की बुनियाद पर आप उसको आगे पढ़ाएं। उस तसव्वुरात की मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे को क्या हुआ? पहाड़ा आ गया है, अब जोड़ उसको सिखाना है। जोड़ आपने सिखा दिया, तो जोड़ जब आपने सिखा दिया तब ना उसको घटाव सिखाते हैं। घटाव सिखाने के बाद उसको क्या करता है? ज़रब या गुना करना सिखाते हैं। तो ये ज़रब करना क्या हो रहा है आपका? पहले बच्चा जोड़ सीखा, घटाव सीखा, इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर अब उसको हम गुना सिखा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड है ना। या पहाड़ा उसको सिखाते हैं, तो ये सारा क्या उससे रिलेटेड है? ये कॉन्सेप्ट उसको आ चुका है, तब उसको हम क्या कर रहे हैं? गुना। अब बच्चे को पहाड़ा ही नहीं आ रहा, 2 से लेकर 20 तक कुछ भी पहाड़ा नहीं आ रहा है, लिखना ही नहीं जानता है, डायरेक्ट आप उसको गुना सिखाइए, नहीं सीख पाएगा। ये सारे तसव्वुरात कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए, पहाड़ा क्लियर होना चाहिए, जोड़ घटाव क्लियर होना चाहिए, तब वो गुना आकर के अच्छे से आगे से समझेगा, तब वो भाग और तकसीम को आगे जाकर के आगे अच्छे से सीखेगा। और ये तसव्वुरात अगर उसका डेवलप नहीं हुआ है तो आगे वो काफी कठिनाई होगी, उसको सीख ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। क्या मतलब? पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। बच्चे को जो ज्ञान हो चुका है उस ज्ञान से रिलेट करके पढ़ाएगा, तब बच्चे को आसान भी लगेगा और बात समझ में भी आएगी बच्चे को। क्या कह रहा है कि बच्चे का आमोजिशी अमल गुज़श्ता अमल और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। बात हो गई यहां पर, ये बात हो गई। एक एक देखिए, ये सारा एक एक आपको जो मिल रहा है ये सब पेडागोजी का ये है। अच्छा, प्राइमरी सतह पर, प्राइमरी सतह पर क्या करते हैं? तलबा बाहमी रब्त, बाहमी रब्त, इसी को क्या कहते हैं? इंटरेक्शन, इसी को क्या कहते हैं? इंटरेक्शन। तो प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रब्त, बाहमी रब्त मिलजुल करके पढ़ना, आपस में मिल करके पढ़ना। मिसाल के तौर पर 2 छोटे बच्चे हैं और जब 2 छोटा बच्चा है, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उससे पूछ रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको पूछ रहा है कि नहीं, अरे तुम ऐसा कैसा लिखा है, वैसा कैसे लिखा, थोड़ा हमको भी दिखाओ, थोड़ा हमको भी बताओ, थोड़ा हमको भी समझाओ। तो रिलेटेड है तब ना, बाहमी इंटरेक्ट है तब ना। और अगर बिल्कुल बच्चा अकेले में पढ़ रहा है, अब कोई मामला नहीं समझ में आया, किससे पूछे, किससे क्या करे, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। और जब मिलजुल के पढ़ेगा, रब्त रहेगा, बाहमी रब्त रहेगा, एक दूसरे से पूछ करके बच्चा क्या करेगा? पढ़ लेगा। अब देखा, प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रब्त से बेहतर सीख सकते हैं। इसीलिए आप आज भी कहा जाता है कि ग्रुप बनाइए। बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, सर कह रहा कैसे पढ़ता है? सर अकेले रूम में है। अरे आसपास में अगर 2-4 लोग हैं तो ग्रुप बना लीजिए, डिस्कशन किया कीजिए। डिस्कशन करने से बातें याद रहती है, बात समझ में आती है। ये क्यों कहा जा रहा है? अकेला पढ़ लेता काफी था, है ना। पता ये चला ग्रुप बना करके पढ़ने में, पूछा पूछी करने में बातें समझ में रहती आती है। और पूछा पूछी करने से यह है, बड़ों के ताल्लुक से कहा गया है कि जिस टॉपिक पर पूछा पूछी करना है, दोनों बोल दीजिए कि आज इस टॉपिक को दोनों को देख के आना है और दोनों को इसमें क्या करना है? आपस में डिस्कशन करना है इसके बारे में। कहते हैं बाहमी रब्त से बेहतर सीख सकते हैं। बात हो गई। ये देखिए, गलतियां आमोजिश का हिस्सा हैं। गलतियां, गलतियां आमोजिश का हिस्सा, बहुत बड़ा पेडागोजी है ये अपने आप में। गलतियां, भ्रांतियां, है ना, त्रुटियां, ये सब क्या है? अधिगम का हिस्सा है। गलतियां त्रुटियां क्या है? ये अधिगम का हिस्सा है।
कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो ये मत समझिए वो गलती कर रहा है, इसका मतलब वो सीख रहा है। वो क्या कर रहा है? सीख रहा है। गलती अगर हो जाए तो कभी भी बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, है ना। गलतियां तो क्या है? अधिगम का हिस्सा है, अधिगम का पार्ट है वो, है ना। उस पर कैसे डांटा जाएगा? बच्चे गलती कर रहा है, इसका मतलब वो सीखने का प्रयास कर रहा है, सीख रहा है वो। कितनी बड़ी बात है। गलतियां आमोजिश का हिस्सा है। बच्चे गलतियां करके ही क्या करते हैं? सीखते हैं। बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं, इसलिए गलती पर कभी भी बच्चे को डांटना फटकारना नहीं चाहिए, बल्कि अगर गलती हो गई है उसका रीजन समझना चाहिए, क्यों गलती हुई, बच्चे ने क्या समझा है जो गलती हो गई, फिर समझ बूझ करके तब उसकी इस्लाह कर देनी चाहिए, तब उसकी इस्लाह कर देनी चाहिए। तो गलतियां आमोजिश का हिस्सा है। बच्चे गलतियां करके ही क्या करते हैं? सीखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम सबों को इसको याद रखना चाहिए कि गलती हो रही है, इसका मतलब हम सीख रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं। अब आइए, कहते हैं 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के जरिए यह ऐलान किया गया कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी बतौर मरकजी मुआविन जबान इस्तेमाल होती रहेगी। 1965 के बाद भी अंग्रेजी बतौर मरकजी मुआविन जबान, मरकजी जबान नहीं, मरकजी के साथ मुआविन लगा हुआ है। तो किसके साथ? मरकजी के साथ क्या लगा हुआ है? मुआविन है ये, सहायक जिसको बोलते हैं। मुआविन की हिंदी क्या, मुआविन की हिंदी क्या हो जाएगी? सहायक। सहायक। मुआविन की हिंदी क्या हो जाएगी? मुआविन की हिंदी क्या हो जाएगी? सहायक हो जाएगी। और मदद की हिंदी क्या आ जाती है? सहायता होती है। मदद की हिंदी सहायता होती है, तो याद रखिएगा। कहते हैं कि बाद भी अंग्रेजी बतौर मरकजी मुआविन जबान इस्तेमाल होती रहेगी। बात हो गई। क्लासरूम में तामीराती निज़ाम का मतलब यह है कि तलबा अपने ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ा को तैयार करते हैं और उस पर अमल करते हैं। तामीराती निज़ाम, तामीराती निज़ाम, तामीराती निज़ाम क्या हुआ, है ना। तामीर के माना क्या होता है? आपका रचना, है ना, या कंस्ट्रक्शन सिस्टम, कंस्ट्रक्शन सिस्टम। तो तामीराती रचना करना होता है। जाहिर सी बात है, रचना, तामीराती निज़ाम का मतलब यह है कि तलबा अपने जाती तौर पर सीखने, रचना जब करेगा, किसी चीज का रचना करेगा तो अपने जाती तौर पर ना उसको सीखेगा, जाती तौर पर ना उसको करेगा। जाती का मतलब सेल्फ तौर पर, खुद से करना उस काम को। जब खुद से करेगा तब ना तामीर होगी किसी का, तब ना निर्माण होगा किसी का, है कि नहीं। तो कहते हैं मतलब यह है कि क्लासरूम में तामीराती निज़ाम का मतलब यह है कि तलबा जाती तौर पर यानी सेल्फ, स्वयं तौर पर, जाती तौर पर सीखने के तरीका को तैयार करते हैं और उस पर क्या करते हैं? अमल भी करते हैं। बात हो गई। कोठारी कमीशन 1965 से 66 का अहम मकसद कसीर लिसानियत और कौमी आहंगी को फरोग देना था। ये देखिए, कोठारी कमीशन याद रखिएगा। कोठारी कमीशन 1965 से 66 का अहम मकसद, आपसे ये कभी आ जाएगा इस तरह का सवाल, क्या आएगा कि कोठारी कमीशन 1965 से 66 का अहम मकसद क्या था, उसका अहम मकसद क्या था। तो आपको क्या दिया है? कसीर लिसानियात और कौमी हम आहंगी को फरोग देना था। कसीर लिसानियत आप जान रहे हैं। कसीर लिसानियत का मतलब है कि बहुभाषिकता। कसीर लिसानियत का क्या मतलब क्या हुआ? बहुभाषिकता हुआ। बहुभाषिकता का क्या फायदा है? उसके बहुत फायदे हैं, है ही नहीं। कहने का मतलब बहुभाषिकता जब रहेगा, है ना, तो बहुभाषिकता के जब बच्चे रहेंगे, मिसाल के तौर किसी को अंग्रेजी आ रहा है, किसी को फारसी आ रहा है, किसी को अरबी आ रहा है, किसी को तुर्की आ रहा है, किसी को मलयालम आ रहा है, किसी को ओडिया आ रहा है, सारे बच्चे जुटे हुए हैं क्लास में, सारे बच्चे जुटे हुए हैं। अब जो अंग्रेजी बोलेगा तो अंग्रेजी उसको सुनने को मिलेगा, ये ओडिया बोलेगा तो ओडिया उसको समझ, एक दूसरे से दूसरी जबान से वो वाकिफ होगा, जानकार होगा इससे। तो ये भी बात है। और अगर कोई चंद जबानों का जानकार है तो ऐसे भी उसको जो है बोलने में, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मैं उर्दू सिर्फ जानता तो आपको उर्दू में, हिंदी में बता पाता आपको मैं
नहीं बता पाता। अगर मैं सिर्फ हिंदी जानता तो अंग्रेजी में आपको बता पाता, मैं नहीं बता पाता। अब देखिए, मैं 3 जबानों का थोड़ी जानकार हूं, तो जानकार होने के बाद मैं बता रहा हूं कि इसको हिंदी में ये कहता है, उसको इंग्लिश में ये कहता है, इसको उर्दू में ये कहता है, बता रहा हूं ना। तो यही कसीर लिसानियत का मना फायदा है। इसी तरह से जिस क्लास में भी मल्टीलिंग्वलिज्म या आपका बहुभाषिकता रहेगा, तो वो क्लास में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल होगा। और इससे फायदा होगा कि एक जबान से दूसरी एक बच्चा दूसरी जबान से भी क्या होगा, वाकिफ होगा और जानकार होगा। इससे कहता कसीर लिसानियत और कौमी हम आहंगी को फरोग देना था। कौमी हम आहंगी का मतलब यह है कि आपस में मिलजुल करके किसी काम को करना। हम आहंगी, कौमी आहंगी को फरोग का मतलब होता है बढ़ावा देना। ये बात हो गई आपकी। आगे आइए, आमोजगार को तख्लीकी और तखय्युली बनाने के लिए कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना। अब आप देखें, आमोजगार जिसको आपको मैं बता चुका अधिगम करता, तख्लीकी क्या होता है, रचनात्मकता है ना। तख्लीकी मना होता है रचनात्मकता, रचना करना, बनाना। और तखय्युल ये ख्याल से बना है। तखय्युल किससे बना है, ख्याल से बना है। कल्पना करना ये आपका क्या, तखय्युली। तो आमोजगार को तख्लीकी और तखय्युली बनाने के लिए किसी भी बात को, मिसाल के तौर पर आपको एक कहानी सुनाया गया, ठीक है ना, यह आपको दे दिया गया, और शिक्षक ने आपसे कहा क्या ऐसा है, इस कहानी का जो इख्तिताम आपका क्या किसको कहता है, एंड को, आखिरी हिस्सा जो होता है उसको इख्तिताम कहा जाता है। खत्म से इख्तिताम बना है, आखिरी हिस्से को इख्तिताम कहा जाता है। कहानी के इख्तिताम को चेंज करके लाना है। कहानी के इख्तिताम को क्या करना, तब्दील करके लाना है। अब जाहिर सी बात है, तब्दील क्या कर दे, कैसे करेगा। अब वो कहानी को पढ़ेगा और कहानी को पढ़ने के बाद वो माइंड सेटअप करेगा कि हम क्या इसमें हम जोड़े हैं, आखिर में हम क्या इसमें हम जोड़े हैं, कैसे हम इसमें लगाए। तो ये बताइए, कहानी के इख्तिताम को जो जब जोड़ेगा, वो कहानी के इख्तिताम को जब वो जोड़ेगा, तो अब तखय्युल करेगा कि नहीं करेगा, कल्पना करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद वो रचना करेगा कि नहीं। आपसे कह दिया कि इस कहानी के इख्तिताम को बदल करके लाना है। आप कहानी को पढ़िएगा और उसे सेट कीजिए कि क्या इसमें सेट करें, कौन सा इसमें जुमला हम लिखे, कौन सा वाक्य बनाए, क्या इसमें इससे रिलेटेड होना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए। तब आप दिमाग में सोचिएगा, दिमाग में सोचना, ये रचना कर रहे हैं। दिमाग में जो आप सोच रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। ख्याल, तखय्युल ख्याल से बना है। आप दिमाग में उसको ख्याल में आ रहा है कि क्या इसमें हम सटाएं, क्या इसमें हम जोड़ें, आखिर में जो इससे मिलता जुलता भी हो और रिलेटेड हो। तो वहां क्या होगा, आपका रचनात्मकता आपका बढ़ेगा। तखय्युली पॉइंट, तखय्युली पावर, ख्याली पावर आपका क्या बढ़ेगा, कल्पना पावर आपका बढ़ेगा। तखय्युली पावर आपका क्या होगा, वहां पर बढ़ेगा। और इस तरह से आप तब्दील कर पाएंगे। आमोजगार को तख्लीकी और तखय्युली बनाने के लिए कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना। तब्दील करने के लिए जाहिर सी बात है, जिसको भी, हमको भी अगर कहेगा कि इसको आप कहानी को तब्दील करके लाइए, तो हम भी पहले सोचेंगे तो मेरा तखय्युली पावर बढ़ेगा, है ना। तख्लीकी रचना करना मतलब बनाना, है ना। तो हम बनाएंगे तो कुछ सोचेंगे, दिमाग लड़ाएंगे, क्या इसमें बेहतर होगा, हम जो जोड़े इसमें, क्या हम लिखें इसमें। तो वहां तक क्या पाया गया, तख्लीकी पावर भी बढ़ेगा और तखय्युली पावर भी बढ़ेगा। वहां पर कहते हैं कि इख्तिताम को तब्दील करने के लिए बात हो गई। ज़बान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम खुसूसियत है। ज़बान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम खुसूसियत है। बर्ताव, एक लफ्ज आया है बर्ताव, है ना, क्या आया है, बर्ताव आया है। तो ज़बान, ये बताइए, मिसाल के तौर पर हम कहीं गए, सारे लोग अजनबी हैं मेरे लिए, सारे लोग क्या हैं, अननोन है मेरे लिए, है कि नहीं, अननोन है मेरे लिए। मैं बता रहा हूं कि बर्ताव क्या होता है, मैं उसको बता रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैं आज कुछ दिन पहले ट्रेन पर आ रहा था। ट्रेन पर जब आ रहा था तो सारे लोग वहां बिल्कुल नन मुस्लिम थे, ये कहिए, सारे लोग नन मुस्लिम थे। अब उस नन मुस्लिम में बिल्कुल मुझ जैसा इंसान, जो देखते ही समझ में आ जाए कि बहुत बड़ा ये मौलवी है कि नहीं है, ना मैं पैंट शर्ट में हूँ, ना ही मैं मेरा कुछ है। मेरा तो सारा चीज क्या है, जाहिर है कि मैं किससे मैं ताल्लुक रखता हूँ, कोई डाउट नहीं ना है। वहां मुझको मकाम मिलना है। मैंने जो है जो बात करना शुरू किया, जब बात करना शुरू किया तो बात और बिहेव से मेरा मना इतने मुतासिर हुए, जो मैं बता रहा हूँ
कि सच पूछो तो वो बीजेपी पार्टी के आदमी थे और खुलेआम पर थे, लेकिन जब मैं बोलना शुरू किया तो बोलने के बाद सारे लोग जो है ना, और वो भी नहीं, उम्र दराज थे, सारे लोग अच्छे पोस्ट ओहदा से रिटायर्ड थे वो लोग सारे, है ना, कहा कि हम लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। जब मैंने बोलना शुरू किया, अपनी बात को मैं रखना शुरू किया, हक्कानियत को मैं उजागर करना शुरू किया, तो सारे लोग मेरे हाँ में हाँ कहने लगे, मुझको जगह दे दिए, मुझको पहले अपनी जगह दिए, अपने पास में बैठाए। बैठाने के बाद बहुत अच्छे तरह की बातें हुई, समाज की बहुत बातें हुई, हिंदुस्तान के ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें हुई। आने के बाद जो है ना, सब लोगों ने मुझे यूं करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि मौलवी साहब आपका स्टेशन आ गया है, अब आप उतर जाइए। ये क्या हुआ, बर्ताव, व्यवहार जिसको कहा जाए, आपस में अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार किया जाए, आपस में किस तरह से बर्ताव और व्यवहार किया जाता है। जबान इंसानी बर्ताव की, हम उससे कैसे, हम उनसे करीब हुए, चुपचाप गुमसुम बैठे रहते, बात हो जाती नहीं, बात की उससे, क्या की उससे, हम कैसे, हम उनके सामने जो अपना मकाम बनाए, कैसे बनाए, जबान की बुनियाद पर ना, जबान की बुनियाद पर ना हम अपना मकाम बनाए, बताए उनको, उनको क्या किए, बताए उनको, बताने के बाद क्या हुआ, बताए तो जबान से बोले, जबान से हम उनको बातें सुनाए, हमको जो नॉलेज था, हम अपने नॉलेज का वहां इजहार किए, ज्ञान का इजहार किए। और कैसे ज्ञान का हम इजहार किए, इस जबान की तरह से इजहार किए। तो गोया का हमको मकाम व मर्तबा जो वो मिला, मेरी इस जबानी बर्ताव की बुनियाद पर ना मुझको मकाम व मर्तबा मिला, और उन्होंने मुझे चाहा, मुझे रिस्पेक्ट दिया उन्होंने। तो वही कह रहा है कि जबान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम खुसूसियत है। ये कौल किसका है, ये कौल किसका है, कहता ये कौल गिलियन का है। कौल का माना क्या है, बात, ये कहना, ये कहना। तो ये कौल किसका है, ये कौल जो देख रहा है इसका माना कहना, कौल के माना कहना ही आता है। ये कौल आपका क्या है, गिलियन का है। बात समझ में आ गई। हक तालीम एक्ट टीआरई 2009 के मुताबिक हर बच्चा को मादरी जबान सीखने का हक है ना। हर बच्चा को मादरी जबान, मातृभाषा, मदर टंग क्या है, जबान सीखने का क्या है, हक है हर बच्चा को, है ना। क्या गोया कि कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ेगा, कोई भी बच्चा, है ना, कहता है कि बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं, है ना। ये अपने इल्म की तामीर कैसे करेंगे, जब उसको अपने मादरी जबान में बोलने और सोचने का हक दिया जाए, अपने मातृभाषा बोलने का और अपने दिल की बात और ख्यालात को बाहर करने का, इजहार करने का उसको हक दिया जाए, तभी तो वो इल्म का रचना करेंगे, तभी तो वो इल्म की तामीर करेंगे। पता ये चला, कहा जाता है टीआरई 9 है ना, हक तालीम, ये आपका क्या है, हक तालीम एक्ट जो है आपका, राइट टू एजुकेशन, इसका क्या होगा, आर टी है ना, अच्छा, आर टी ई जो है राइट टू एजुकेशन, ये क्या है, राइट टू एजुकेशन। हक तालीम एक्ट क्या कहता है के मुताबिक हर बच्चा को मादरी जबान सीखने का हक है, क्योंकि मादरी ही जबान में अपने माफी ज़मीर को अदा करेगा, अपने ख्यालात को अदा करेगा, और जब अदा करेगा तभी वो क्या करेगा, अपने ख्यालात का इजहार कर पाएगा और अपनी बात को वो दूसरों तक रख पाएगा। क्योंकि बच्चा है, अभी वो बाहर की दुनिया से जुड़ा नहीं है ना, तो वो मादरी ही जबान से बाहर की दुनिया से भी मरबूत होगा, मातृभाषा की बुनियाद पर, और मातृ ही भाषा की बुनियाद पर वो अपनी बात का इजहार भी करे। ठीक है, तो हाँ ठीक है। तो दोस्तों, मेरे साथियों, आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह आपसे मैं मिलूंगा।